नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर का जो मामला है वो अब गर्मा गया है। चुनाव से एक दिन पहले ही एफआईआर हुई है और आज चुनाव आयोग इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जाएंगे। 5:30 बजे ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर चुनाव आयोग पहुंचेंगे और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इससे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी ने और उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी के परिवार पे एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करा जा रहा है, लेकिन पुलिस सिर्फ कार्रवाई आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों पर कर रही है। जो लड़का वीडियो बना रहा था तुगलकाबाद गांव के लड़कों की, उसको पुलिस उठा के ले गई। 20 पुलिस वाले। ये तुगलकाबाद गांव के लड़के तब से खड़े हैं कि हम जी मैम, जो भी वायलेशन थे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। माय क्वेश्चन इज, इन पर आप कार्रवाई आराम से करेंगे और जो लड़का वीडियो बना रहा था जो हमारे साथ आया नहीं मैम, आराम से करने के बाद वी आर इंक्वायरिंग इट। थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए ना मैम, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो रहा है। सुनिए, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए आपको। जो हमारा लड़का वीडियो बना रहा था उसको 20 पुलिस वाले उठा के ले गए, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए। जब एसएचओ वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, एक जो वहां पे उस इलाके में अपने एक रिश्तेदार के पास सामान छोड़ने आया हुआ था, जो इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो बना रहा था, और एक जो हमारे किसी एक कार्यकर्ता के को देखकर अपने घर से बाहर आया था। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। वहीं रमेश बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री आतिशी को जवाब देते हुए कहा कि आतिशी सिर्फ अफवाह फैला रही हैं, खुद गुंडे लेकर चल रही हैं। यूपी नंबर की गाड़ियों में 30-40 लड़के आतिशी के साथ घूम रहे हैं। और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना। रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है तो उसकी फैमिली मदद नहीं करती है? सबकी फैमिली रहती है। तो मेरा बेटा मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगा? मेरी पत्नी मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगी? तो ये 5 साल उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो तो बता नहीं सकती। कालका जी में क्या किया उनके पास कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलना है। तो बोलने के लिए यूपी नंबर की गाड़ियां, जो यूपी 16 EC 3900, एक यूपी 16 इसी प्रकार के 1414, एक थार। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रवीश के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, चुनाव कल है लेकिन अभी तक खींचतान जो है वो बुरी तरीके से जारी है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर पार्टी इस वक्त कम से कम अपने अपने समर्थकों को चौकन्ना रहने का मैसेज देते हुए नजर आ रही है। अंकित, मुझे इस बार के जो चुनाव में कल रात भी जो हुआ और आज रात भी आप देखिएगा कि काफ़ी हंगामा होने वाला है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 2013 से लगातार अरविंद केजरीवाल खुद ये बोलते रहे हैं मतदाताओं से कि पैसा किसी भी पार्टी से आप ले लीजिए, लेकिन वोट हमें दीजिए। यानी उन्हें तो ये बात 2013 से पता है और हमें भी पता है कि हर बार हर चुनाव में मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने के जो सारे हथकंडे होते हैं वो सारी ही पार्टियां करती हैं, कोई एक पार्टी की बात नहीं है। फिर इस बार ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा हंगामा है? कल रात को किसी ने फ़ोन किया मुझे और ये बताया कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम सारे पत्रकारों को बुलाया है और कई सारी जगहों पर ऐसी शिकायत मिल रही है कि दूसरी पार्टियों के लोग जो है वो जाकर मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में आप देखिए कि कालका जी में हंगामा हुआ,
पटपड़गंज में हंगामा हुआ, जंगपुरा में काफ़ी आरोप लगे कि वहाँ पर भी इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त बहुत सियासी तौर पर बहुत आक्रामक अंदाज में है और उनका साफ तौर पर ये बीजेपी पर आरोप है कि इस तरीके से मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। रवीश, माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त जो अखिलेश यादव ने कुंभ मेले को लेकर हमला किया है उस पर बयान दे रहे हैं। जरा सुनिए। है कि पिछले 22 दिन के अंदर इस महाकुंभ में 38 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहां आ चुके हैं। अगले 22-23 दिन तक ये आयोजन और चलेगा। इन 22 दिनों के अंदर भी श्रद्धालुओं के आने की पूरी वो है। आज भी आप देख रहे होंगे, कल बसंत पंचमी अंतिम अमृत स्नान संपन्न हुआ। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आना चाहता है। आज भूटान के महामहिम नरेश ने भी यहां पर अपने देश के तमाम लोगों के साथ में इस आयोजन में वे सहभागी बने। पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। अब ये कुंभ में जो लेकर पूरा आक्रामक है विपक्ष, उस पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने संसद में क्या बयान दिया था, आपको वो भी सुनवाते हैं। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, तो ये आप देख रहे थे अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया। उन्होंने बार बार ये बात कही कि जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं, भगदड़ में कितने लोग मारे गए थे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में जो हैं श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के अलावा विदेश से भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल कुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुँचेंगे। ये कल स्नान करने वाले वहाँ पर करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। इसके लिए सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी में संगम में जो डुबकी लगाएंगे वो कल 11 बजे का कार्यक्रम उसका रखा गया है। प्रधानमंत्री अरेल घाट से बोट में संगम तक जाएंगे। चलिए, अब गुजरात लिए चलते हैं आपको, जहां पर गुजरात में भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में समिति का गठन होगा। उत्तराखंड में के लिए बनी समिति की भी में भी जो समिति बनी थी उसमें रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई समिति के 5 सदस्य होंगे। 45 दिनों में रिपोर्ट देगी ये समिति और रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगी सरकार। गुजरात में कॉमन सिविल कोडनी आवश्यकता चकासवा અને કાયદા માટેનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ શ્રીમતી રંजना દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં એક કમિટીની રચના કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે। આ કમિટી તમામ પાસાઓનો સુગ્રથિત અભ્યાસ કરીને પોતાનો રિપોર્ટ 45 દિવસમાં રાજ્ય સરકારને આપશે અને રિપોર્ટના આધારે રાજ્ય સરકાર યોગ્ય નિર્ણય કરશે।
बाबा के ढाबा में मैं आज आ गया हूँ मंडी हाउस के पास, और मंडी हाउस के पास आपको बता दूं कि यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जिससे बड़े बड़े एक्टर पास आउट होकर निकले हैं। सामने जो है वो हिमाचल भवन है, और ये बहुत आइकॉनिक जगह है। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ये चौराहा जो है काफ़ी फेमस है, और यहीं पे ढेर सारे लोग जो हैं वो शाम के समय स्नैक्स खाने आते हैं। एक ज़माने में जो स्ट्रगलर होते हैं लोग वो भी आते हैं। किधर के रहने वाले हो? यूपी सुल्तान हैं सुल्तानपुर। तो यूपी का कोई गाना सुना है? कहाँ के रहने वाले हैं आप भाई साहब? इधर इधर तो हाँ बात तो करिए। हाँ यूपी सुल्तानपुर। यूपी सुल्तानपुर। तो कब से बेच रहे हैं ये लमसम 3-4 साल से। हाँ, तो ये कहाँ बनाते? खुद ही बनाते हैं? नहीं, खरीद के लाते। खरीद के लाते हैं। और बांसुरी बजाना कब से सीखा है? बजाना तो हमने साल भी हो गया। साल भर। तो पहले आप बेचते थे या फिर बजाना सीखा, या बजाते हैं उसके बाद आपको शौक लगा? नहीं, ऐसे पहले बजाना सीखे फिर इसको बेचने लगे। तो इसको दिल्ली के आसपास से कहीं खरीदते हैं? कहाँ बनता है ये सब? पीलीभीत बनता है। पीलीभीत से लाते हैं? पीलीभीत से बन के यहाँ आता है? पीलीभीत से बन के आता है, तो यहाँ से हम खरीदते हैं और उसके बाद आप बेचते हैं। तो लोग बांसुरी खरीदते हैं क्या? हाँ, खरीदते हैं। कलाकार लोग सब सीखने वाले सब खरीदते हैं। इसलिए आप मंडी हाउस के आसपास बेचते हैं कि यहाँ कलाकार लोग रहता है? यहाँ सब रहते हैं। चलिए गुजर बसर हो जा रहा है अच्छे से? हाँ, ठीक है। ठीक है। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, कुछ कहेंगे? कुछ चुनाव तो यूपी में भी, दिल्ली में भी तो होने वाला है ना? हाँ, होने वाले। सुन रहे हैं कुछ सुन रहे हैं कि नहीं अपने कान से कि भाई केजरीवाल कैसा लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है? देखो, केजरीवाल बीजेपी ये सब तो मान लो ठीक है, सब अपने जगह पे, कोई ऐसा नहीं है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी बस घर चाहिए। हाँ। और रोटी का दो मकान चाहिए, पेट में 2 रोटी चाहिए बस। और गरीब आदमी क्या बात। चलिए एक और गाना गुनगुना दीजिए, आप बांसुरी पे बजा दीजिए मेरे लिए। सुशील कुमार कुछ सिर्फ दो लाइनें मैं बोल देता हूँ। कहते हैं बीजेपी जैसे कहती है कि सबका साथ सबका विकास, बीजेपी में नहीं रही है वो बात। अब केंद्र सरकार, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव हुए तो फुल बहुमत से नहीं आई। मैंने पहले यहाँ पर कहा था किसी चैनल को कि फुल बहुमत के साथ तो सरकार बीजेपी की आ ही नहीं सकती। तो किसी चैनल ने पूछा कि क्यों नहीं आ सकती। मैंने कहा जितने लोगों ने देश के अंदर किसानों ने विरोध करा है, अगर वही लोग वोट ना डालें तो बीजेपी के तो चुनाव फुल बहुमत से आ ही नहीं सकती। और एज इट इज वैसे ही हुआ जैसा होना चाहिए था। अब शायर मेरा एक शेर है वैसे, जैसे देश के अंदर कहा जाता है कि नफरत का माहौल कर दिया बीजेपी में, कि नफरतों के दौर में तजर्बों का शौक चढ़ा। जैसे एक्सपेरिमेंट बीजेपी कहती है हर चीज़ की, कि नफरतों के दौर में तजर्बों का शौक चढ़ा है, या झूठ की सद तक आसमान पर चढ़ा है। ये झूठ जो बीजेपी ने क्रिएट कर रखा है, अब उसका चुनाव नतीजा निकलेगा। बस इससे ज़्यादा क्या कहना, शायर आदमी तो थोड़ा बहुत ही कह सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इलेक्शन नहीं, एक इतिहास है। यहाँ 3 पार्टी इतिहास लड़ रही है, एक केजरीवाल, दूसरा बीजेपी और तीसरा कांग्रेस। अब देखें इनमें कौन सा पहलवान पटकता है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी इस बार दारा सिंह की तरह दंड बैठक पेल के आई है, और केजरीवाल थोड़ा सा लूज हो गया क्योंकि कुछ सारे ठेके खुल गए। इस चक्कर में सिसोदिया जी का बैक हो गया है। फिर कांग्रेस ने कमजोरी पकड़ के मैदान में अपने 50 शेर उतार दिए, 70 शेर। इस बार देखते हैं
एनडीडी पे कौन जीतता है? बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा। बहुत तिकड़म चुनाव है जो पहले कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए खेला था बीजेपी और केजरीवाल ने। अब बीजेपी ने वो पत्ता खेला है कि बेटे तूने तो मेरी टांग खींची थी, अब मैं तेरे ही हथियार से तेरे ही टांग काटूंगा। तो वो तलवार हाथ का कांग्रेस खड़ी कर दी है और कांग्रेस में ऐसे बंदे खड़े करो ना जो कांग्रेस जिंदा करने वाले थे, जैसे अनिल चौधरी, कई सारे बड़े बड़े नेता है, राम भिदुड़ी है, मतलब जो भयंकर नेता खड़े करने के आर नहीं तो पार, तू तो जिंदा नहीं छोड़ू केजरीवाल, तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगी। हम लोग भी जाते हैं वैसे घूमने के लिए। अब आप जरा उन सड़कों पे जाके देखिए, वहाँ पर जो ये कहता था ना मैं झीलें बना दूंगा, तो वाकई झीलें हैं वहाँ पर। अच्छा, इस तरीके की झीलें हैं कि पानी जमा है वहाँ, पानी जमा है, गंदा पानी है, बदबूदार पानी है और पीने के लिए पानी है। क्या इंसान ऐसा पानी पिएगा? आइए मैडम, आइए आप भी सुनिए। क्या इस तरीके की राजनीति करेगा ये आदमी? हर बात पे झूठ बोलता है। एक बात सोचिए, ये हर बात पे कह देता था मोदी ने मुझे करने नहीं दिया। मैं इस आदमी से ये पूछना चाहता हूँ, भाई एक थाने का SHO जिसके पास एक थाना है, वो अगर अपनी पे आ जाए तो एक चप्पल ना उठने दे मंदिर के आगे से या कहीं से भी, ठीक है? सही है। तो तू तो मुख्यमंत्री है। बड़े नाराज हैं आप तो, आप बताएं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये धार्मिक नहीं है। जो बीजेपी जीत रही है ना, किस लिए जीत रही है? वो धार्मिक भी है, मतलब आध्यात्मिक भी है और भौतिकता भी है। सनातन को गाली देता भी है। और कांग्रेस पहले भौतिकता थी, अब वो भी आध्यात्मिक बननी जा रही है। देखो ये सिर्फ भौतिकता है इसमें। ये अपना आम पार्टी क्या नाम है इसका, केजरीवाल, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हमें नहीं पता, कुछ लोग कई नाम से पुकारते हैं। जब तक ये धार्मिक नहीं होगा तब तक नहीं। तो ये भी तो वकीलों को अपने साथ कर ले, ये भी तो यात्राएं कराता है, पंडितों को कुछ भी कर ले। तो पंडितों को दिया ना, पुजारियों के लिए पैसे अनाउंस किए, अभी कहा इसको चाहिए धार्मिक। देखो सिक्के के दो पहलू लाइफ में, आध्यात्मिक और आदि देवी और आदि भौतिक कह दो चाहे। तो जब तक आप ये एक्शन भौतिकता हो रही है, आध्यात्मिक आपके मन में है, माइंड में है, क्या करना कहाँ जाना, वो थ्योरी हो गई। तो जब तक ये दोनों चीजें सिक्के के दो पहलू पूरे नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे जितना मर्जी कर ले, चमचागिरी कर ले, पैसे दे दे, कुछ भी कर ले, तो उसको करना पड़ेगा। जी आप क्या कहेंगे? दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। देखो जी, सच की जीत होती है। बेईमानी और चीटिंग तो कुछ भी कर ले। केजरीवाल साहब ने बहुत काम किया है। जितना उन्होंने काम किया बीजेपी ने कुछ नहीं किया 10 साल के अंदर। फालतू हिंदू मुस्लिम कराया, लड़ाया, झगड़ा कराया, सबके सब फालतू बातें करके और टाइम वेस्ट करते हैं। ये चुनाव से क्या मतलब है? चुनाव तो हो जाएगा, चलता रहेगा। तुम जानते हो, कोई भी लड़े, कोई भी फौज सरकार की, कोई भी लड़े, मोदी जी आने हैं। दिल्ली में 26 साल हो गए सर बीजेपी का आए हुए। आते ना, मतलब 26 साल करा क्या बीजेपी का? दूसरा डबल वनवास होने वाला है। ऐसा है, राजा कभी नहीं हारता। राजा कभी नहीं हारता। और राजा के जितने सिपहसालार लग रहे हैं, शाम दाम दंड भेद सब लगे हुए हैं। ऐसे में अब जीतने का क्या है? जीतेगा कौन? पब्लिक का रुख है, पब्लिक को फायदा चाहिए, लालची पब्लिक है। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं लालची हैं। इंडिया का आदमी लालची है। फ्री की रेवड़ी, पहले तो रेवड़ी बट रही थी, केजरीवाल बांट रहे थे, आज तो प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, उन्हें कोई कहने वाला नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं, बट जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि मैं दिल्ली में लगभग करीब 5-5.5 साल से दिल्ली में हूँ, नॉट बिफोर दैट, बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलकाटा। सो द थिंग इज़, मुझे तो लगता है बिल्कुल कि इस बार थोड़ा सा टफ है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या सोचते हैं आप दिल्ली में इलेक्शन के बारे में? बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। आप कहाँ रहते हैं आप? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो फिर दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। जैसे हरियाणा में बदलाव हो गया। नहीं, हरियाणा में तो वही है, बीजेपी थी। बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी है। हाँ, हम तो हरियाणा में भी बदलाव चाहते थे। अच्छा, तो हमारे चाहने से क्या होता है? हाँ, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? दिल्ली में फिर आपको क्या लगता है, बीजेपी अच्छा करेगी? कांग्रेस तो है नहीं ज़्यादा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी करंट में गवर्नमेंट है, इसके अलावा किसी की भी गवर्नमेंट बने, परंतु दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं रही है पैसा कमाने की उतनी, तो उन लोगों की भलाई के लिए अगर कुछ जैसे कि फ्री बीज जिसको बोला जाता है, कि अगर 200 यूनिट बिजली दे दी जाती है या पानी का उनका बिल माफ़ कर दिया जाता है, तो वो फ्री बीज में नहीं देखना चाहिए हम लोगों को।
बल्कि हमें तो ये देखना चाहिए कि उन लोगों को कैसे, और कि वो भी कैसे करोड़पति बने, वो भी कैसे लाखपति बने, वो भी कैसे अपना बिजनेस बढ़ाए। तो फ्रीबीज का मुझे समझ नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। फ्रीबीज कुछ नहीं होता है, हर गरीब आदमी आपका कहना कि जरूरी है लोगों को देना, वैसे लोगों को अपलिफ्ट करना जरूरी है, बहुत जरूरत है, जो सोसाइटी के सबसे निचले पायदान पे है। बिल्कुल सर, मेरा यही कहना है। बहुत अच्छी बात कही। आप क्या सोचते हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर के? दिल्ली के चुनाव को लेकर मैं जैसे आम आदमी खाइए भी तो, आप लेके आए, क्या लेके आए हैं? खाइए, खाते रहिए। मेरे शो का नाम ही है बाबा का ढाबा। अच्छा, बाबा का ढाबा। हाँ। बाबा के ढाबे पर हम आपसे बात करते हुए, खाते हुए दिल्ली की सरकार के बारे में बताएं तो आम आदमी पार्टी की जो फ्री बीज वाली ये बात कर रहे हैं भाई, उसमें जो ये चीज़ें वो दी जाती हैं, 200 यूनिट फ्री दी जाती हैं औरतों के लिए, बस में आना जाना फ्री है। ठीक है, ये नीतियाँ ठीक होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार उनको कुछ सिखाए, उनको कुछ ऐसे जैसे औरतों को सिलाई सिखाए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ भी, भले ही पढ़ाई वोकेशनल कोर्सेज हो सकते हैं, जो उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, पढ़ाई के अलावा जो इंटरेस्ट हो वो उनको सिखाया जाए अगर, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा। इनका एक आर्गूमेंट है, उनका कहना है कि जो सोसाइटी का सबसे गरीब तबका है ना, उसको तो आपको मदद करना ही पड़ेगा, चाहे उसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो अपलिफ्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप उसको सब कुछ वैसे दे दो कि उसको कुछ ना करना पड़े, जैसे ये आम आदमी पार्टी। लेकिन मेरा जो आर्गूमेंट है, मेरा ये आर्गूमेंट है कि उसको मजबूत बनाने के लिए उसकी भी भागीदारी चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ दें। कुछ ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जाए कि उस खुद की, मतलब हम सोशल वर्क में हैं, दोनों भाई हैं हम दोनों, तो हम वहाँ पर एक PRA का कॉन्सेप्ट रखते हैं, मतलब पर्सन इन कि वो पार्टिसिपेशन खुद हो उस पर्सन का। अब हम जाके उसको 200 यूनिट दे देंगे तो उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। हम कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि वो खुद, मान लो 50% सरकार, अगर 50% तुम करते हो तब वो 100% मिलेगा, तब तुमको मिलेगा वो चीज़। इस तरह से अगर नीतियाँ बनाई जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक मैंने आपको लोगों से बातचीत करके बताया लोगों की समस्या क्या है अलग अलग क्षेत्र में जाकर के। अब इस बार इस बाबा के ढाबा में आपको मिलवाता हूं अपने सहयोगियों से। वजह यह है कि नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी जो है विधानसभा, वो काफ़ी हॉट सीट बन गई है। यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो कांग्रेस से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी भी जो है कड़ी टक्कर जो है प्रवेश वर्मा उनको दे रहे हैं। तो अलग अलग जो हमारे सहयोगी अलग अलग पार्टी कवर करते हैं, उनका क्या रुख है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई दिल्ली सीट जो है इतनी हॉट सीट क्यों बन गई है। रवीश हैं, वो बीजेपी की तरफ से बात करेंगे, प्रशांत हैं, वो कांग्रेस की तरफ से बात करेंगे, हिमांशु हैं, वो जो यहाँ की जो आबादी है, अब बहुत बड़ा वोटर जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट में, वो सरकारी कर्मचारियों का है। तो 8वां वेतन आयोग की जो घोषणा सरकार ने की है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और हमारे एक और सहयोगी जो हैं वो अश्विनी, वो भी आएंगे, वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले रवीश आप बताएं, इस चुनाव में ये सबसे हॉट सीट बन गई है, क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी टक्कर दे पाएगी अरविंद केजरीवाल को, प्रवेश वर्मा? देखिए बाबा, अगर इस सीट की बात करें तो ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है। बीते तकरीबन 20 सालों से इस सीट से जो चुना जाता है वही मुख्यमंत्री बनता है दिल्ली का। तो और इसकी एक और खासियत ये है बाबा कि यहाँ के मतदाता हैं प्रधानमंत्री और तमाम सारे मंत्री जो कि वोट डालते हैं। सरकारी कर्मचारी एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के मतदाता सोनिया गांधी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष है। तो बहुत ही ये हॉट सीट है और बहुत पढ़ी लिखी यहाँ पर जनता मानी जाती है। लुटियन जोन है आधा। यहाँ पर मुकाबला अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखिए दोनों ही कैंडिडेट बहुत ही हाई प्रोफाइल। बीजेपी की अगर हम बात करें तो प्रवेश वर्मा ने तकरीबन 3 महीना पहले ही हाईकमान को बोल दिया था कि वो नई दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद में आप देखिए 2-2.5 महीने से वो लगातार यहाँ पर उन्होंने जो अपना सरकारी आवास है उसको भी रोक लिया था और लगातार यहाँ के लोगों के बीच में है। कांग्रेस के लिए लोग बोला खोने के लिए कुछ नहीं है, जिसको बोलते हैं कि आप नथिंग टू लूज, तो वो कुछ भी करेगा तो पाने के लिए ही करेगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनावी मैदान में हैं? प्रवेश वर्मा के पिताजी वो भी मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा, और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित।
आपको क्या लगता है आपने जो संदीप दीक्षित को कवर किया वो कितनी मेहनत कर रहे हैं या उनके नामांकन में आप थे, आपको उससे क्या एहसास होता है? नहीं बाबा, इस बार पहली बार इनफैक्ट कांग्रेस के भीतर भी लोग कह रहे हैं कि 2015 और 2020 के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जान थोड़ा सा लगा रही है, ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रही है। वो भी कांग्रेस ने अगर हम बोलें 10-15 सीटों को अगर चिन्हित किया है जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा मेहनत करना है, उसमें ऑब्वियसली दिल्ली सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं और उनके बेटे इस बार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने अपनी जान जो की, संदीप दीक्षित एक जो बड़ी चीज़ जो कर रहे हैं जो पहले नहीं कोई करता था। आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में अगर आप भी देख रहे होंगे, एक एक घर जा रहे हैं संदीप दीक्षित, जहाँ भी वो जा सकते हैं, खासकर वैसे तबके को जो चूँकि बड़ा एरिया सरकारी कर्मचारियों का भी है, शीला दीक्षित को के बारे में वो याद दिलाते हैं। और अगर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ तारतम्य बिठाते हैं, उनके साथ वो पूरे सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं 4th फ्लोर तक। एक बिल्कुल जितना भी इधर एरिया है, सरकारी जो कॉलोनियाँ हैं, उसमें दूसरे तीसरे फ्लोर पर एक एक घर में जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे बहुत ताकत लगा रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को मेहनत तो इस बार करनी पड़ रही है। रवीश अरविंद केजरीवाल की बात प्रवेश के बारे में तो अरविंद केजरीवाल की बात की तो जो आम आदमी पार्टी जो कवर करते हैं अश्विन बताएंगे। अश्विन, क्या इन दोनों ने तो भाई थोड़ा सा नर्वस कर दिया आम आदमी पार्टी को, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को नर्वस होने की जरूरत है या वोट तो मिल जाएगा? मुझे लगता है कि अंदर चेहरे पे जो दिख रहा है अभी तक पार्टी के अंदर वो नर्वसनेस दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी भी मानती है कि कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेंगे, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की नेगेटिविटी नहीं दिखती है ग्राउंड पे, खासकर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, कि उनकी हार पे कहीं ना कहीं किसी को डाउट हो। जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रवेश वर्मा के जैसे बांट रहे हैं पैसे और जिस तरीके से उन पर आरोप है कि जूते बांटना है, पैसे बांटना है, हालांकि चुनाव आयोग को कुछ नहीं मिला अभी तक ग्राउंड पे, दिल्ली पुलिस जांच ही कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये सब बांट के आप वोट को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ जो मार्जिन है, मुझे लगता है मार्जिन कम करने की एक तरीके से कोशिश होती है। संदीप दीक्षित का चुनाव लड़ना भी एक तरीके से ये दिखाता है कि दोनों ही पार्टियां एक टफ फाइट देने की कोशिश में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी वाइफ लगातार दिल्ली में कहीं प्रचार नहीं कर रही, सिर्फ नई दिल्ली सीट पर प्रचार कर रही हैं। पहले किदवई नगर गई, वहाँ पे प्रचार उन्होंने किया, आज अरविंद केजरीवाल खुद गए हैं। 20 तारीख से उनका पूरा प्रोग्राम भी बना हुआ है कि अलग अलग दिल्ली के कोनों में जाएंगे, प्रचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो बात होती है जब उनके नेताओं से, तो उनका ये कहना है कि हम जीत जाएंगे, बस थोड़ा सा मुश्किलात ये है कि जो वोट कटने वाली एक विद्या है, उनका कहना है कि जो बड़े लेवल में वोट काटे जा रहे हैं वो हमारे लिए कहीं कहीं टेंशन का सबक है, क्योंकि जो मतलब जो वोट हटा दिए गए हैं और जो जोड़े वोटर लिस्ट से या जोड़े गए दोनों। मुझे ये बताइए हिमांशु, ये पूरा इलाके में जो है कर्मचारी बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जो 8वां पे कमीशन की घोषणा की गई उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, लोकसभा में भी विधानसभा चुनाव में भी जो लाखों सरकारी कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं दिल्ली में, उनके वोट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 4 लाख भी अगर कर्मचारी हैं भारत सरकार के और दिल्ली सरकार के, और उनके परिवार में आप 3-4 लोगों को भी जोड़ लें तो 15-16 लाख लोग हो जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि मुझे याद है कि जब नया बजट तैयार किया जा रहा था तो उस वक्त जो वित्त सचिव थे टीवी सोमनाथन, जो अभी कैबिनेट सचिव हैं, उनसे मैंने पूछा था कि 7वां वेतन आयोग का ऐलान तो 2014 के शुरुआत में हुआ था, 2024 आ चुका है, तो 8वें वेतन आयोग का क्यों नहीं सरकार ऐलान कर रही है? तो वो कह रहे थे बहुत समय है, अभी बहुत समय है। तो इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव से ठीक पहले 2 दिन पहले अभी देखिए इसी हफ्ते ऐलान कर दिया गया 8वां, तो पहले तो टाइमिंग मुझे लगता है पॉलिटिकली सरकार ने बहुत सोच समझ कर किया है। एक तो संवैधानिक अनिवार्यता है, लेकिन ये तो 2024 में भी किया जा सकता था, लेकिन वो बहुत सोच समझ कर किया गया। दूसरी बात कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आप देखिए दिल्ली में भारत सरकार के कर्मचारी भी हैं और दिल्ली सरकार के भी कर्मचारी हैं जिनको वेतन आयोग का फ़ायदा मिलेगा। और ये बात सरकार की तरफ से कही गई है कि एक चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्दी होगी, और वो राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू करेंगे कि कितना ज़्यादा 8वां वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है, पर्क्स बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और आपको पता है कि पिछले साल जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी वो 8.2% थी, इस साल अनुमान है 6.4%। तो हिमांशु, क्या इस वेतन आयोग की घोषणा से क्या सरकारी कर्मचारी बीजेपी को वोट कर सकते हैं? देखिए, एक अच्छा फील गुड सेंटिमेंट तो बनता है, और मुझे याद है मैं कल ही बात कर रहा था, जो सबसे बड़ी कर्मचारी संगठन है कर्मचारियों की, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं गोपाल मिश्रा, और वो एक जॉइंट कमेटी होती है, कमेटी एम्प्लॉयज़ की, उसके वो सेक्रेटरी भी हैं, JCM बोलते हैं उसको।
और उन्होंने कहा दो महत्वपूर्ण बातें। एक तो उन्होंने कहा कि उत्सुकता बहुत है, हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी ये आ रहा है कि आप ये डिमांड सरकार के सामने रखिए, ये डिमांड रखिए। और उन्होंने कल ही एक नया डिमांड भी सरकार के सामने रख दिया कि अभी तक परिवार में 3 यूनिट को आधार मान के कितना वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है, इसका आकलन 7वें वेतन आयोग में किया गया। वो चाहते हैं कि 5 यूनिट को आधार माना जाए, मतलब माँ बाप और कर्मचारी, उसका पत्नी और एक बच्चे को 5 को आधार माना जाए। तो ऑलरेडी लॉबिंग और दबाव बनाने की कोशिश भी बढ़ रही है। उत्सुकता निश्चित तौर पर हर परिवार में चर्चा हो रही है कि इस बार हमें क्या मिलने वाला है। खैर ये बहस तो जारी रहेगी, लेकिन बाबा के ढाबा में आज इतना ही। कल एक नए ढंग से, नई खाने के जगह पे नई चुनावी चर्चों के साथ एक नया ढाबा होगा, जिसमें कि खाने का जायका तो होगा ही, चुनावी जायका भी शामिल होगा। नमस्कार। बाबा का ढाबा, सब देखिए बाबा का ढाबा और खाने का मजा लीजिए। इलेक्शन में 100% वोटिंग कीजिए।